इस टूर के हवाले से इट्स अ रियली एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि एक चैलेंजिंग कंडीशन के अंदर जाके हमने परफॉर्म करना है, विच इज़ ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट एज ए टीम। और हम सब इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम चैलेंज हों एज ए टीम, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है ड्यूरिंग द लास्ट 6 days ऑफ द ट्रेनिंग कैम्प। ऑल टीम वर लुकिंग फॉर दिस चैलेंज, और उनकी जो हंगर है टू परफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया, दैट गिव मी मोर बूस्ट। और इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट, टू प्रोवाइड द बेस्ट रिजल्ट फॉर पाकिस्तान टीम। तो इंशाल्लाह ताला इस नोट के साथ मैं समझता हूँ कि जो तैयारी है वो तो सिर्फ अभी स्टार्ट हुई है। इट्स ओनली द 5-6 days वी स्पेंड टुगेदर, लेकिन यहाँ से जो आगे जाके जो सफ़र है उसके लिए हम लोग मेंटली तौर पर और फिज़िकल तौर पर बिल्कुल तैयार होकर जा रहे हैं। और कोई भी आपका सवाल है सीरीज़ के हवाले से आप ज़रूर पूछें। आसान हो जाएगा। जिस तरह आपने खुद ही कहा है कि बड़ा चैलेंजिंग टूर है ये, ऑस्ट्रेलिया में 1995 के बाद तक आज तक पाकिस्तान नहीं जीत सका टेस्ट में, तो आपका क्या समझते हैं कि इस टीम में इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड चैम्पियन टीम जो है और चैम्पियन टेस्ट चैम्पियनशिप की फातेह टीम को शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर सकते हैं? नहीं, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आपके चैलेंज में एक एक्साइटमेंट हो, जब नथिंग टू लूज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट टू गेन, आपकी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो रही हो, तो यू ऑलवेज ऑन अ विनिंग साइड। तो मुझे लगता है कि एज ए टीम हमारे पास ये जो गोल है वो ये नहीं कि हिस्ट्री क्या कहती है, वो ये है कि हम इस वक्त जाके वहाँ पे क्या अचीव कर सकते हैं। तो जो माइंड सेट है टीम का, दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये एक एक्साइटिंग चैलेंज है हमारे सामने, जिसको हम लोग मिल के बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे। क्योंकि जो पहले हो गया मैं उसका जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ से आगे जाएगा वहाँ से ऑनवर्ड इंशाल्लाह यू विल सी अ बेटर रिजल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। हफीज़, जो टीम डायरेक्टर का ओहदा अभी आपके पास है, तो आइंदा जो फ्यूचर है उसमें आप अपने साथ हेड कोच रखना चाहेंगे? क्योंकि इससे पहले विक्की के साथ थे, और आप भी चाहेंगे कि आपके साथ हों, या आप समझते हैं कि आप दोनों काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? नहीं, देखें, आई एम अ टीम डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान मेन टीम, लेकिन उसमें ये चीज़ क्लियर है कि जो टीम डायरेक्टर का रोल है वो स्ट्रेटिजिकल प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, वो उसको देना, और फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, जो कोचिंग स्टाफ हमारे पास मौजूद है, उन्होंने उस प्लान के मुताबिक जो है वो फैसिलिटेट करना है प्लेयर्स को, ताकि एक राइट मैसेज आए और वहाँ से जो परफॉर्मेंस है प्लेयर्स की वो हमें वापस मिले। तो अभी तक तो हमारे ये जो पूरा प्लान है इसके अंदर हेड कोच की जगह नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा हमें लगा कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। जी हफीज़, जुनून और जोश के साथ तो ठीक है, जीता जा सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जो हकीकत जो नज़र आ रही है उसमें यह है कि आपकी पहली कोचिंग असाइनमेंट है और चीफ सेलेक्टर की पहली टीम थी ये एज ए चीफ सेलेक्टर, तो बड़े इनएक्सपीरियंस जो हमारा जो है सारी पोजीशनें हैं, तो टूर उसके लिहाज से सबसे टफेस्ट टूर जो होता है ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो आपको कोई शॉर्ट कमिंग नज़र आ रही है टीम में? कहाँ पर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कई लड़के पहली दफ़ा खेल रहे होंगे वहाँ पर? देखें, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू लर्न, और जब आपको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाती है तो वहीं से आप लर्न करते हैं। तो इसमें बिल्कुल इनएक्सपीरियंस का फैक्टर तो मैं बिल्कुल इसको एड्रेस नहीं करना चाहता, मैं इसको समझते नहीं, बिकॉज एट हाईएस्ट लेवल जब आप आते हैं तो हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस आपने देनी है, वहाँ पे आप लर्न नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए कोचिंग स्टाफ, एज ए मैनेजमेंट स्टाफ, या इवन एज ए सिलेक्टर जो आपने बात की, एक अच्छी सोच के साथ ज़काशा साहब ने इन लोगों को पिक किया, बिकॉज दीज गाइज या जो भी आपको मैनेजमेंट अभी नज़र आ रही है, ये सारे वो यंग पाकिस्तान के टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रिसेंट पास में पाकिस्तान की बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, और अब उनको एक नया रोल, एक नई सोच के साथ दिया जा रहा है, ताकि मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक जो है सारा एक प्रोसेस चल सके। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे रह गए, हम लोग उस तरीके के साथ अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे नहीं आए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम बाय प्लानिंग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब आपका फेलियर हो, जब तक आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट ना करें
और उसकी राइट स्ट्रेटेजी ना बनाएं, आप सक्सेसफुल नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, ये तमाम लोग बिल्कुल सही माइंडसेट के साथ अपनी जो है तैयारी उन्होंने की है, जो सिलेक्शन हुई है वो बहुत बेहतरीन हुई है। डोमेस्टिक के परफॉर्मर को जो रिस्पेक्ट दी गई है, मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे टीम के अंदर जो चीफ सिलेक्टर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो ये किया कि डोमेस्टिक के राइट परफॉर्मर्स को लेके आए। सब नहीं आ सकते, हर एक का एक टाइम है, जो आज आया वो भी, उसको भी पहला मौका मिल रहा है, और जो पीछे अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं वो भी नज़र में मौजूद है। लेकिन क्योंकि टेस्ट टीम ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड टीम है, यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू बैटिंग वो उन्होंने बहुत अच्छा और बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात आई हमें, लेकिन उसके बावजूद जो बेस्ट पाकिस्तान के जो बॉलर्स उनको लगे कि वहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके मुताबिक सिलेक्ट किया है। तो मैं इसलिए खुश हूँ कि जब आप हकदार को उसका हक देते हैं तो बेहतर रिजल्ट्स आने की जो है वो आपकी उम्मीद होती है। तो ये सारे लड़के जिसमें खुरम शहजाद हैं, अगर उनको यहाँ पे ला के एक मौका दिया गया है कि वो पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंटेशन दे, तो एक अच्छा साइन है कि वो एक रिस्पेक्ट दी गई है डोमेस्टिक के परफॉर्मर को। और भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लेफ्ट आउट हैं, जो अभी तक जिनको मौका नहीं मिला, ज़रूर उनकी भी जो है परफॉर्मेंसेज वो कंसिडर की जाएगी, इन फ्यूचर उनको पूरा चांस मिलेगा। एहतशाम, सनाउल्लाह, बाकरी एंड जी हफीज़, इधर आप ज़ाहिर सी बात है, आपका भी फर्स्ट टाइम जैसे पहले बात हुई हेड कोच का भी था, और ना आपने कहा कि मैं तो पहलों का जिम्मेदारी नहीं ले सकता हार के या जीत के है। डेफिनेटली आप जा रहे हैं, अच्छे जज्बे के साथ जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो तो इसको बड़ा डौना ख्वाब बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बड़े टफ कंडीशन है और ये होगा और वो होगा, और पहले से ही वो बड़े डिजेक्टेड से नजर आते हैं। देखें, मैं किसी के ख्यालात के ऊपर तो नहीं बात कर सकता कि उनकी सोच क्या है, ये उनकी स्टेटमेंट है, ये उनके ख्यालात हैं और उनका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू गेन, और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं और उसके साथ जाके जो आपकी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलने की उम्मीद जब आपके अंदर पैदा होती है और आप उसकी तैयारी करते हैं, उसके मुताबिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा एज ए पैकेज देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या आई है। तो मुझे ये लगता है कि एज ए टीम, हमारी जो टीम है उसकी जो सोच है वो एक्साइटमेंट के साथ चैलेंज लेने की है कि ये जो चैलेंज आ रहा है इसके अंदर एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है हमारे लिए टू हैव अ ग्रेट विक्ट्रीज या हैव समथिंग विद इन पाकिस्तान टीम। तो बिल्कुल ये सोच नहीं है कि हम वहाँ पे सिर्फ मैच खेलने जा रहे हैं, हमारी बिल्कुल दिमाग में ऐसी सोच नहीं है। हम वहाँ पे एक बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं और जीतने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे दिमाग में कोई दूसरी सोच ना पहले थी और ना आगे किसी वक्त आपको नज़र आएगी। हफीज़, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, बाबर को देख आदत बन गई है कि एज ए कैप्टन हम 4 साल से देख रहे हैं, अब एज ए टीममेट हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि उनका इनपुट कैसा है एज ए टीममेट और किस तरह वो घुल मिल गए हैं बाकी टीम के साथ, खासकर शान मसूद के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? ये बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जो आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया और कोई नया कप्तान बन गया, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के मतलब मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम, बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद उनको जो प्रेशर रिलीज़ होगा उनको, क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर आता ज़रूर है, कोई कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार हो। हाफिज़ भाई, पाकिस्तान का ये जो नया कोचिंग स्टाफ आया है, मॉडर्न डे कोचिंग स्टाफ है, आपके साथ भी, हमने बाकी क्रिकेटर्स के साथ भी पाकिस्तान के लोकल कोचेज होते हैं तो मसले देखे हैं। एक ज़माने में आप दुबई से आ रहे थे, एक क्वारंटाइन से दूसरे में आते हुए आपको एक सीरीज़ नहीं खिलाई गई थी, मिसबा और वकार थे,
तो हम पाकिस्तानियों का ये माइंडसेट था, इसीलिए नजम सेठी ने गोरे कोचेस रखे थे। अभी भी जब आप लोग आए हैं तो हारिस रऊफ की नाराज़गी हम लोगों ने देखी है, और फिर आपने कहा कि जी हकदार को हक मिलना चाहिए। अहमद शहजाद एक अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तानियों के दिल में ये बात दिमाग में रहती है कि जब अपने साबिक क्रिकेटर्स टीम को चलाने आते हैं तब मसाइल बनते हैं, और उनका आप भी माजी में सामना कर चुके हैं। तो ये जो हकदारों को हक मिलना है, प्लेयर्स हमें अभी भी नाराज़ दिख रहे हैं। एनओसी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है हारिस रऊफ का, उसामा मीर का, T10 में हमारे 10 प्लेयर्स जाने हैं। तो आप लोगों के आने से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, उन चीज़ों को कैसे डील करेंगे आप लोग? आपके सवाल थोड़े ज़्यादा हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स हैं। मैं पहले इस पे आ जाता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड और तमाम डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर हैं उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए। अब एनओसी पॉलिसी की आपने बात की, वो ज़रूर हम लोग मिल के बैठ रहे हैं और हम बहुत जल्दी एक सही प्लान सब तक पहुंचा देंगे कि एनओसी पॉलिसी सब तक बाहर जो है वो दे दी जाएगी मीडिया के अंदर भी, और लोगों को भी बता दिया जाएगा ताकि सबको पता हो कि इस एनओसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो आगे मैनेजमेंट आनी है। दूसरा आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टाफ जब आता है तो शायद कोई आपको फील हो रहा है या आपको लगता है कि वो हार्ड डन करता है पाकिस्तानी प्लेयरों को। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा होता है, क्योंकि जो कोच होता है या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा होता है, और वो हमेशा चाहता है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको फैसिलिटेट करे और आपके लिए जो बेहतर है वो प्रोवाइड करे ताकि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम को मिले। तो किस वजह से वो, चाहे स्टाफ फॉरेनर हो या लोकल हो, वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। जब मैं टीम डायरेक्टर बना तो मेरी कोशिश सबसे पहले ये थी कि वो लोग जो स्पोर्टिंग स्टाफ में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो ये रोल प्ले करना चाहते हैं, दे वर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे अपने पास पाकिस्तान के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ज़का अशरफ साहब की भी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसको अलाउ किया कि हमारी अपनी मैनेजमेंट हमारे पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान का के लिए रोल प्ले नहीं करेंगे तो कोई दूसरा वो पेन और वो चीज़ को शायद उस लेवल पे, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन वो शायद उस लेवल पे पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन को वो फील ना कर सकें। तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो चीज़ हमें अपने पाकिस्तान के अंदर से मिल जाए हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें हमारे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी अगर स्पेशल प्लेस जो है वो स्पोर्टिंग स्टाफ में मौजूद नहीं है तो फिर हम बाहर जाएंगे। तो इसमें एक सिंपल सी एक क्लैरिटी है कि हमने पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो हमें लगता है कि उनके कैरियर में भी उन्होंने बहुत शानदार कामयाबी हासिल की, विद द सेम टाइम जब वो अपने इस एक ट्रांजिशन पीरियड में आए और उन्होंने अपने आप को एज ए कोच अगर प्रेजेंट अपने आप को कहीं पे भी किया हुआ है और अगर वो विलिंग है टू वर्क फॉर पाकिस्तान, सो दे वर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आई विल बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले क्लियर मैसेज आएगा, उस क्लियर मैसेज का जवाब आएगा, उसके जवाब के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है, मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़का अशरफ साहब के होते हुए, टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का। इंशाल्लाह आगे भी इसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं, हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस की है, जैसे आप अहमद की बात कर रहे हैं या बहुत से लोग फरहान की मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और जो फास्ट बॉलर उनकी बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद की मुझसे बात की गई है। दे आर ऑल इन माइंड कि यार वो हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट इन हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर इस वक्त अवेलेबल हैं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी परफॉर्मर हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज़ एक्साइटिंग टैलेंट जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की ज़रूरत है। अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज़ टू हों और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है,
लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्मर हैं। तो इसलिए एक जो प्रोफेशनल कंपटीशन है उसको समझने की ज़रूरत है। कोई भी लेफ्ट आउट नहीं है। जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो वो अपने उस इंतज़ार का पॉजिटिवली इंतज़ार करे। जब भी उसको इंशाल्लाह ताला हमें लगा कि पाकिस्तान टीम में ऐसी जिस प्लेयर की भी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो इंशाल्लाह ताला आके परफॉर्म करे। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है एक एक क्वेश्चन करें ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें, प्लीज़। थैंक यू। आकिब, उस्मान। हफीज़ भाई, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, आपने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला है। एक ये बता दें कि आपको प्रोफेसर कहा जाता है, तो इस मुश्किल टूर के लिए आपके नज़दीक कौन सा आपका ऐसा स्टूडेंट है जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? दूसरा ये बता दें कि ऑफ स्पिनर नथन लाइन उनके पास एक हैं, आप खुद भी ऑफ स्पिनर रह चुके हैं, क्या आपने स्टूडेंट्स को कोई ऐसा टिप दिया है कि नथन लाइन को टैकल कर सकें? लेकिन सबसे पहले तो मेरे प्रोफेसर होने पे आप बिल्कुल जो है वो ये ना सोचेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे लर्न करना है। मुझे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हमेशा हर दिन ज़िंदगी का आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो एक राइट स्ट्रेटजी ज़रूर कोशिश करेंगे कि बना के पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के थ्रू जो है प्लेयरों को बताई जाए। और अभी तक जितने भी प्लेयर हैं, जो सबसे अच्छी बात है इस ग्रुप के अंदर, इस पाकिस्तानी टीम के अंदर, कि हर प्लेयर जो है वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता है। वो अपने जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से ऊपर जाना चाहता है। उसके हमेशा जो सोच जो मुझे नज़र आई अभी 6-7 दिन में, हर एक प्लेयर मेहनत करके वो चीज़ जो उसको लग रहा है कि उसकी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो आपने बात की कि नेथन लाइन के हवाले से, तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने काफ़ी ठीक है, हमारे पास हमारे जो स्क्वाड के अंदर है वो ऑफ स्पिनर नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर साजिद खान है, उनके अलावा हमें कोई ऑफ स्पिनर नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे पास जो 2 स्पिनर मौजूद हैं, इब्रार और नुमान, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हुए हैं। हमारे बैट्समैनों के पास जो चैलेंज है वो ये है कि वो सिर्फ नेथन लाइन को मैनेज करना नहीं है, हमने वहाँ पे डोमिनेट करने की जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है और बनाते रहेंगे कि जब हम लोग वहाँ पे जाएं हम डोमिनेशन पोजीशन में रह के क्रिकेट खेलें। उसके मुतालिक फेलियर हो सकता है, सक्सेस हो सकती है, लेकिन एक राइट माइंडसेट, एक राइट टीम गोल होगा जिसके ऊपर सब लोग खेलेंगे। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम लोग एक टीम गोल को अचीव करने के लिए अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें। कादिर, उस्मान, कादिर और इमरान। अच्छा सर, शाहिद अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हक़ में नहीं थे वो, और वो चाहते थे कि T20 का कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तजवीज़ ये दी थी कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। तो आप लाहौर कलंदर में भी उनके साथ खेले हुए हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है शाहीन अफरीदी का नाम तजवीज़ करने की? देखिए, अभी ये शाहिद भाई ने खुद ही बोला और ख़ुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट जिसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ वो ना पूछी जाए तो बेहतर। अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है, आई थिंक दे आर द वेरी बेस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। शांत को अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके खेल के अंदर जो निखार है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि 2 यंगस्टर्स जो राइट वे में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं उनका इंतखाब किया गया। उसमें मुस्तकबिल में हो सकता है कोई और भी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बन जाए, तो इसमें कोई किसी को कमी नहीं हो जाती और कोई जो है वो बढ़कर जो है वो ना अपने आप को समझे, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ा प्राइड है, वो किसी को भी मिल रही है। उसके साथ जो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एज ए कप्तान दी जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए दोनों कप्तानों को लेके, बाबर आजम जब एग्ज़िट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर टेक्निकल एंड टैक्टिकल ग्रोथ है एज ए कैप्टन कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करे दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। उस्मान, इमरान। अच्छा हफीज़ भाई, आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहे थे हारिस रऊफ़ के मामले। जी, हारिस रऊफ़ के मामले पे क्लैरिटी लेना चाह रहा था आपसे कि क्या ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार किया जिसकी वजह से उनको अभी तक बिग बैश के लिए NOC नहीं दिया गया है? और इसके साथ साथ अगर हम बाकी प्लेयर्स का भी देखें तो वो भी बिग बैश लीग खेलना चाह रहे हैं। उसामा मीर हैं, ज़मान खान भी हैं जिनको अभी तक NOC नहीं मिला है, क्योंकि इससे इफ़ेक्ट भी हो सकता है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुक़ है वो भी।
तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए NOC पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझा हूँ सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज या उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो NOC पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी NOC की बहुत जल्द PCB के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचे। हफीज़ भाई, इमरान सोहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली दफ़ा को ऐसा बंदा यहाँ बैठा है जिसने बहुत लड़ाई की क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को मैचेस छीन के दिए। लेकिन मैं उम्मीद वहाँ पर फिर ये रखता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपका एक गोल बताना पड़ेगा आपको कि आप क्या सोच कर इस सीट पर आए हैं, कि आपको क्या करना है और आपका टारगेट क्या है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि आप अगली सीरीज़ में हैं या नहीं है, मैनेजमेंट है या नहीं, आपको रखती या नहीं रखती, किन बेसिस पे आप करने आए हैं। दूसरा, मोहम्मद एक उसी का पार्ट है सर, उसी का पार्ट है छोटा सा। दूसरा, आपने कहा कि प्लेयर्स आपकी इसी टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक नहीं खेलते, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक है, और कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्म करें ना करें वो टीम के साथ रहते हैं। तो ज्यादती क्यों हो जाती है उन लोगों के साथ जो परफॉर्म करते हैं एक साल, अगले साल का इंतजार करते हैं, वो पता नहीं खेलते नहीं खेलते, फिर वही लोग खेल रहे होते हैं जो पिछले 5-5 साल से खेल रहे होते हैं। इसको बदल पाएंगे आप? जी, सबसे पहले तो जो गोल की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए जो गोल है एज ए टीम डायरेक्टर वो बहुत सिंपल और बहुत आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक अपनी जो क्रिकेट है वो खेलनी है और उसमें कामयाबियों के लिए जो टीम गोल है उसको फॉलो करना है। और जब हम टीम गोल फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आपको जो मेरा गोल है यहाँ पे आके वो पाकिस्तान के क्रिकेटर से मैक्सिमम उनकी परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है सबसे पहले, ताकि पाकिस्तान जितनी ज़्यादा सीरीज़ जीतेगा, जितने ज़्यादा मैचेस जीतेगा, जितने ज़्यादा टूर्नामेंट जीतेगा, वो पाकिस्तान की कामयाबी है। वो मेरा एक गोल है जिसको मैं लेके आया हूँ। और दूसरी मैं बताते चलूँ कि देखें, मैं यहाँ पे जॉब करने नहीं आया, मैं सर्विस देने आया हूँ। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की जो भी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है इसको बेहतर करने की अपनी हम्बल कैपेसिटी में कोशिश करनी है। और उसमें मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक जो मैनेजमेंट है, पूरा पाकिस्तान के जो फैंस हैं जो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर कहीं पे गलती या कोई ऐसी चीज़ है कि हमसे अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही की जाए। और उसकी निशानदेही के अंदर हमेशा जो है आपको सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि इंसान ये सोचे कि सब चीज़ें उसकी जो है वो ठीक हो रही हैं। तो मैं ये चाहूँगा और बार बार मैं इसको तो आपको कहूँगा कि आप कंस्ट्रक्टिव जो है क्रिटिसिज्म उसको ज़रूर करें, मैं उसको सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा, क्लियर आपको मैसेज दूंगा। गोल मोल बात करने का ना मैं पहले कभी अपने कैरियर में मेरी आदत है, ना मैं आगे इसको लेके जाऊंगा। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे कौन सी बात की थी प्लेयरों के हवाले से, ये मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। देखें, मेरी अपनी समझ के मुताबिक, और मैं इसके ऊपर मैं बड़ा स्ट्रांगली अपनी स्टेटमेंट भी दे चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो लोग हैं जो इस पॉलिसी को बनाने में अपना जो है वो मेंबर हैं, उनकी तरफ से भी यही राय है कि हमने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी के ऊपर रखना है और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर क्रिकेट खेलने की जो ज़रूरत है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर लेके आना है। रेड बॉल क्रिकेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिकेट, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट से दूरी कर रहे हैं या उसको नहीं खेलना चाह रहे।
हमें उसकी तरफ वापस लाने के लिए कुछ इकदाम करने पड़ने हैं। उसमें शायद किसी को लगे कि वो हार्श है, लेकिन दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि अगर हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है और हमारी प्रोडक्ट जो जिसको हम प्रोडक्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं, जब तक वो रेड बॉल क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे तब तक वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि जो लंबी दौरानिए की क्रिकेट है वो हमेशा आपकी बेसिक्स ऑफ द गेम को पॉलिश करती है। और मैं ये चाहूँगा और इंशाल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर ये शामिल है कि हमने रेड बॉल क्रिकेट और लंबी क्रिकेट खेलने वाले प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं। और अगर कोई इससे पहले यहाँ से दूरी इख्तियार कर गया है तो उसको दोबारा वहाँ पे वापस लेके आना ताकि उसका खेल जो है वो बेहतर हो सके। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक एक क्वेश्चन करें क्योंकि बाकी यार मैं भी भूल जाता हूँ यार, थोड़ा सा एक एक। हेलो हफीज़ भाई, शकील खटक हेयर शकील है, नईम भाई आप हैं और उसके बाद उसामा। हफीज़ भाई, आपने कहा कि आप क्योंकि टीम डायरेक्टर हैं, स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटजी है वो कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, जिसके बाद आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माजी में हमने देखा कि जब टीम जीतती है तो फिर सारे उस टीम का जो जीत का है वो क्रेडिट भी लेते हैं, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर सिर्फ कप्तान को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है या फिर कोच को ज़्यादातर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसके बाद फिर हमने देखा है माजी में जो होता रहा है। तो अब पहले तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप सामने होंगे कि भाई ठीक है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मेरे पूरे कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का है। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों के, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का है। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज़ में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नज़र आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ नज़र आएगा और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। हफीज़ आपको बहुत मुबारक हो टीम डायरेक्टर का ओहदा संभालने के लिए। दूसरा ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए हमेशा मुश्किल रहा है और हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी बॉलिंग लाइनअप रही है। तो इस दौरे में पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो क्या समझते हैं कि उनके बगैर इस बॉलिंग लाइनअप के लिए कितने चैलेंजेस होंगे? देखिए, एक्साइटिंग चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि मैं एक्साइटिंग चैलेंज इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा जब आप कुछ गेन करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये पाकिस्तान के, अगर नसीम किसी वजह लाइक वो अगर इंजर्ड हैं तो उनके जाने से कोई इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ एक बंदे को जब आप मैच हारें हैं तो कह दें नसीम नहीं है तो इसलिए हम मैच आ रहे हैं। उसने अपना एक रोल प्ले करना है। जब भी इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विश करता हूँ कि जल्दी से रिकवर करें और पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हों। दूसरा, अगर वो नहीं भी हैं तो सिर्फ हर फेलियर को उनकी गैर मौजूदगी के ऊपर डालना ठीक नहीं है। हर प्लेयर को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसने डिलीवर करना है, और अगर किसी भी वजह से जो फेलियर अगर आ जाता है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हुई तो अगले दिन दोबारा जाके फिर कोशिश करनी है। तो इस टीम के अंदर एज ए बॉलिंग यूनिट मैं समझता हूँ कि बेहतर बॉलर मौजूद हैं और जो बेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद हैं वो इंशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम के साथ सिलेक्ट हुए हैं। कुछ प्लेयर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके ऊपर ग्रूमिंग के ऊपर काम होगा। और इस कैंप के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने जो 18 का स्क्वाड सेलेक्ट किया था, हमने 7-8 बॉलर उसके अलावा भी बुलाए थे जिसमें फास्ट बॉलर भी थे और स्पिनर भी थे। उसका मकसद ही ये था कि हम उन लोगों को उनकी जो भी इश्यूज़ इस वक्त वो ऑन गोइंग इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उनको राइट सोल्यूशन प्लान दे सकें, ताकि जब भी वो हमारे पास आएँ, जब भी हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो एक रेडी प्रोडक्ट बन के हमारे पास पहुँचें, विच आई एम श्योर दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड। लेकिन इस वक्त के स्क्वाड के अंदर जो जो अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जा रहा है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो गट फीलिंग है कि ये वाली बॉलिंग लाइनअप ज़रूर वहाँ पे जो है वो जीतने वाली जो है वो परफॉर्मेंस देगी। और 20 विकेट जब आप लेंगे तो आपके पास जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इस बॉलिंग के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मोहम्मद हफीज़, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिजिनस कोचिंग रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर भरोसा किया है और उनको मौका दिया है। आप टीम डायरेक्टर होने के साथ डिफेक्टिव बैटिंग कोच भी हैं, तो क्या बेहतर ना होता कि वहाँ पर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हु हैड परफॉर्म्ड वंडरफुली वेल उस बैट्समैन को जो है वो आप बैटिंग कोच के तौर पर भी ले आते ताकि वो भी जो है वो उस में शामिल होता? और क्या आप नहीं समझते, गॉड फॉरबिड, अगर पाकिस्तानी बैटिंग फेल होती है
तो ऑल द डैगर्स विल बी ड्रॉन एट यू। जी मैं आपको बता दूं कि मैं बैटिंग कोच बिल्कुल नहीं हूं, और जो आपकी वाली बात है वो अभी तक क्योंकि हमारी जो टीम मैनेजमेंट है वो आपके सामने नहीं आई, क्योंकि उसमें एक आध चीज़ टेक्निकल को थी, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक वो आ जाएगी। टोटल मैनेजमेंट ऑफ द टीम जो यहाँ पे टूर कर रही है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने जो ऑस्ट्रेलिया के जो हमें ज़रूरत है, क्योंकि कंडीशनल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, स्ट्रेटेजिकल जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने वहाँ से जो है कोचेस को अपने साथ जो है इंगेज किया है फॉर दिस सीरीज़, और बहुत जल्दी आपको उनके नाम भी मिल जाएंगे। उनको इसलिए हमने जो है अपने साथ ऐड किया है कि वहाँ की कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है, वहाँ पे उनकी कंडीशनल एडजस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसलिए उनको हमने अपने साथ अपने स्पोर्टिंग स्टाफ के अंदर इंगेज किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास नाम भी उसके जो है वो बता दिए जाएंगे। जी नेक्स्ट थ्री हैं अशरफ शेख साहब। दोनों ये ले शेख शेख ही होता है। मुश्किल हो गया कि हफीज़, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि एक अहम अहदे पर आपको जिम्मेदारी मिली है, और बड़ा मुश्किल जॉब है कि टीम जीते या हारे। जीत पर की तो हर कोई क्रेडिट लेता है, हार का कोई नहीं लेता। तो जैसा पहले भी आपने कहा कि अगर टीम हारेगी तो ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर है, और साबिक क्रिकेटर्स भी इसको कह रहे हैं कि किसी तौर पर भी ये पाकिस्तान के हक़ में ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं होता। फिर तो हम टूर पे नहीं जाते। बिल्कुल आपकी सही बात है। आपकी क्या, जिस तरह इंग्लैंड ने एक जारहाना टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है, क्या हम उस तरह की क्रिकेट खेलेंगे या हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे? देखें, हर एक टीम के अपना एक विनिंग मंत्र है, और हर टीम के अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि जिस तरह उन्होंने किसी भी जगह पे कामयाब होना है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी के मुताबिक नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान का अपना खेलने का एक अपने तरीके से मैच जीतने की जो स्ट्रेटेजी है वो हमने बनानी है इंशाल्लाह ताला। वो हमने बनाई भी है, उस पर हमने पिछले 5 दिन से काम भी किया है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी बदलने में या थोड़ा सा उसको ट्यून करने में या एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अंदर मज़ीद मौके मिलने हैं, इस टीम को मज़ीद ज़्यादा हमने जो है प्रैक्टिस के अंदर उस चीज़ के मुताबिक, गेम प्लान के मुताबिक खिलाने की पूरी प्रैक्टिस करवानी है। एंड आई एम श्योर दिस गर्ल विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेल के ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द प्लेयर्स कि एज ए टीम मैनेजमेंट हम उनसे अग्रेसिव माइंडसेट के मुताबिक क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स है जो भी आएगा उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन हम किसी को देख के अपने आप को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वे है टू विन द मैचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो पावरफुल करेंगे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंसेस लेके आएँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंसी भाई ने कहा था कि वर्ल्ड कप जाने से पहले आखिरी रात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था एक इंटरव्यू में। सो जो नई चीज़ थी उसमें ABCD कैटेगरीज थी। अब आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि रेड बॉल और वाइट बॉल की साइंस दोबारा आने लगी है। क्या जो NOC रिवाइज NOC पॉलिसी होगी, हम कह सकते हैं वो रिवाइज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा, आपने खुद कहा कि प्लेयर्स हंगर है, उनमें भूख है ऑस्ट्रेलिया में खेलने में। अगर हारिस रऊफ को रेड बर्गर नहीं खाना और उसमें वो उसकी भूख नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हम बिग बैश में एक ऑप्शन रखें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए जो 5 महीने में? और वहाब रियाज साहब जिन्होंने उसको बारे में स्टेटमेंट दी, उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलियन टूर 2019 से 2 महीने पहले रिटायरमेंट ली थी। देखिए, आपके दो तीन सवाल आ गए। पहला सवाल कि आपका जी मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 1 प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A मिलता है, और किसी को B मिलता है, किसी को C मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग NOC तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी, फिर आपको NOC को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए।
तो पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी आपके सबसे पहले है और आपके दिमाग में अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान है, तो फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल था आपका वो नहीं देखें, ये हर इंडिविजुअल की अपनी विश है। मैंने एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने सबसे पहले वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल। जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया, आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ़ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेलना। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ़ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है, फॉर श्योर। हफीज़, अभी आपने खासी बात की है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। दो वाक़यात हैं जिनमें दोनों में आप इन्वॉल्व हैं पिछले 4 माह में जब से ये सेटअप आया है। पहले एक टेक्निकल कमेटी बनी जिसमें आप और मिसबा साहब थे, और उस टेक्निकल कमेटी के आने से पहले ये तय था कि रीजनल क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक साथ होगी जी। और फिर अचानक एक फ़ैसला होता है जिसके बाद ये कह दिया जाता है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो होगी 15 दिसंबर से, जबकि रीजनल क्रिकेट जो है वो शुरू करवा दी जाए 10 सितंबर से, जिसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत से जो परफॉर्मर्स थे लड़के जो पिछले 4 साल से भी नहीं खेल रहे थे, जो सिस्टम था वो, और उसके बाद जो लड़के अभी 52 डिग्री 40-50 डिग्री के टेम्परेचर में इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में परफॉर्म करके आए, वो आज भी बाहर बैठे हुए हैं और बदवाएँ दे रहे हैं अपने जो रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, रीजनल हेड्स हैं, और उसमें शायद मादत के साथ ये सिस्टम बनाने वालों को भी। ठीक है। उसके बाद एक तो ये क्या जरूरत पेश आई। दूसरा अभी उसी का हिस्सा है। दूसरा अभी 10 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि T20 के लिए टीमें बननी थी, और उसके लिए क्योंकि पहले आप लोगों ने गेस्ट प्लेयर अलाउ किए, लोग गेस्ट प्लेयर एज ए गेस्ट प्लेयर खेल रहे थे मुख्तलिफ रीजन से, अचानक से वो सारे गेस्ट प्लेयर्स वापस चले गए, और जहाँ आप लोगों का दिल किया वहाँ गेस्ट प्लेयर अलाउ हुए हैं, जहाँ नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो टीमों का जो कम्बिनेशन ख़राब हो गया। फैसलाबाद की टीम बाहर होगी पहले रीजन से, लाहौर की एक टीम मुश्किल का शिकार है। तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आप लोग ही ये फैसला साजी में शामिल हैं, आपका दिल करता है इकट्ठा कर दे, आपका दिल करता है अलग कर दे, तो फिर कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक होगी? और ये जो लोग हरी विकेट देके बाहर बैठ जाते हैं, खेलने वाले पहले 200 करते हैं, हरी विकेट देके बाहर बैठ जाते हैं, इसका किस तरह फैसला करेंगे आप? सारा कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के मुतालिक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जब मैं टेक्निकल कमेटी का मेंबर था तो उस वक्त ही ये तय हो गया था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा होगी। रीजनल क्रिकेट के 10 जो रीजन्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट में हैं या वो अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे तो उनको नॉन फर्स्ट क्लास 4 डे क्रिकेट खिलाई जाएगी, और जो 8 जो रीजन्स हैं जो ऑलरेडी 2018 जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी उसके मुताबिक वो ग्रेड 1 खेलेंगे। तो ये बदला नहीं, ये पहले ही ये डिसीजन था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट अलहदा होगी और रीजनल क्रिकेट अलहदा हो जाएगी। हाफिज प्लीज यार, देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो मेरा डिसीजन था एज ए टेक्निकल कमेटी मेंबर, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद उसी में एक चीज़ बड़ी क्लियरली मेंशन थी कि जो रीजनल जो प्लेयर होगा उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो रीजनल टीम की तरफ से खेलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से ना खेले और कहीं और जा खेले। हाँ, अगर वो अपने रीजन में सिलेक्ट नहीं हो पाता, पहले 20 या 30 प्लेयर जो अनाउंस होते हैं, फिर वो NOC लेके कहीं बाहर जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो उसकी अपनी प्रायोरिटी अगर पिंडी का कोई प्लेयर है तो वो लाहौर में खेले। तो ये गलत, अगर हुआ है तो गलत हुआ।
और इसके ऊपर जो है वो एक रिजर्वेशन थी मेरी भी जब मैं टेक्निकल कमेटी में था, कि हमने जब एक चीज़ तय की थी कि जो रीजनल प्लेयर है वो अपने रीजन की तरफ जब खेलेगा तो ज़्यादा उसका एफिलिएशन होगी और ज़्यादा फैंस के साथ उसकी जो जितने भी उस रीजन के फ़ैन हैं वो चाहेंगे कि हमारा प्लेयर हमारी प्रोडक्ट हमारे रीजन में खेले। तो जब वो कहीं और गया था तो मैं उसके ख़िलाफ़ था, और अभी जब मैं वापस आया तो मैंने आके सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें चेंज की, एक तो अंडर 19 क्रिकेट के जितने भी अंडर 19 प्लेयर्स हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी क्रिकेट के अंदर जो बेसिक्स ऑफ द गेम है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसमें 2 डे क्रिकेट 3 डे क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करेंगे फॉर द डोमेस्टिक सीज़न, ताकि जो अंडर 19 प्लेयर हैं उसके बेसिक्स ऑफ द गेम सॉलिड होते जाएँ। इसलिए उनको नेशनल T20 में से रोका गया, और वही चीज़ हम आप PSL में भी लेके जाएंगे कि जो भी अंडर 19 का प्लेयर है वो बेसिक्स ऑफ द गेम को पहले सीखे, और जब वो मेच्योर इनफ हो जाए मेंटली फिजिकली और बाय टैक्टिक्स तो फिर वो जाके T20 क्रिकेट खेले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में 16 साल का बच्चा जो है वो आउट ऑफ शेप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है और 4 ओवर की प्रैक्टिस करता है। वो सोचते नहीं कि मैंने 20-25 ओवर की प्रैक्टिस अपने लिए करनी है। तो ये एक चेंज लेके आए हम जब मैं अभी आया कि एक अंडर 19 क्रिकेट को जो है हमने प्रमोट करना है रेड बॉल क्रिकेट या लंबी क्रिकेट की तरफ, और वो उसी सूरत में एक हमने क्लॉज उसमें ऐड किया था कि अगर कोई भी प्लेयर अंडर 19 अगर T20 क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसकी बेसिक्स ऑफ द गेम के लिए उसने मिनिमम 10 फर्स्ट क्लास के मैच या 10 नॉन फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट है उसके मैच उसने खेले हों, ताकि उसकी जो बेसिक्स ऑफ द गेम है थोड़ी उसके अंदर आई हों, फिर वो जाके एक्सपोज करे अपने आप को T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें बदली हमने। बहुत ज़्यादा चीज़ें डोमेस्टिक सीज़न में चेंज नहीं हो सकती थी, बट आई अश्योर यू वन थिंग कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके वी आर वेरी वेरी सीरियस कि पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी ना आई, अगर हमने राइट रिफॉर्म्स ना किए, राइट फैसिलिटेशन प्रोवाइड ना की, तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो प्रोडक्ट है वो शायद अच्छी ना आए इन कमिंग 5 years to 10 years। इसलिए हमने सोचा, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लेके आएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितनी भी फैसिलिटेशन है वो राइट वे में जो है वो इंडक्ट की जाए। जी लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद हमारी मीटिंग है। यूसुफ भाई और अज़ीज़ साहब प्लीज़। हफीज़ इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि PCB ने मोहम्मद आमिर से वापसी के लिए रब्ता किया है। PCB की तरफ से ऑफिशियल अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे, ही इज़ बीन ऑफर्ड लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें, जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज़ करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, ज़रूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। कहीं पे भी कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फ़ैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट।
कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज़ हिज ऑब्वियसली डिसीजन, और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो, और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया है कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहाँ पे अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू compete in the system। वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज़ है, और मैं सबको बताता जाऊँ कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूँगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसिडर करूँगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हफीज़, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारहा एक सवाल किया कि मॉडर्न क्रिकेट आप खिलाएंगे और उसी के ऊपर रख के मैचेस जो हमारे लड़के खेलेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि इससे पहले अभी तक क्रिकेट में जो वो मॉडर्न क्रिकेट क्या नहीं खेली गई, और अगर मॉडर्न क्रिकेट है तो वो क्या है। और एक छोटा सा सवाल ये है कि आपकी तीनों फील्ड जो है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, उसमें आप किस हद तक अपनी टीम को फिट महसूस करते हैं? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट कोई ऐसी गोली नहीं है जो आप खा लें तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट आपके जिस्म के अंदर चली जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट एक इंटेंट है, एक सोच है कि आपने डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर रह के क्रिकेट खेलनी है, आपने अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है, आपने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लेके आनी। परफॉर्मेंसेस तो सारे करते हैं, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, अग्रेसिव माइंडसेट और अहेड ऑफ द गेम रह के खेलने का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्रिकेट खेली जाएगी, ताकि दूसरी टीम को आप तब बीट कर सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दें, अगर आप उससे ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलें, अगर आप उससे ज़्यादा अहेड ऑफ द गेम रह के परफॉर्मेंसेस दें। तो ये सिंपल सा एक मंत्रा है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और एज ए टीम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो जो टीम गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस लेके आनी है। तो इंशाल्लाह ताला टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस चैलेंज, और आप सबको इंशाल्लाह ताला जो मॉडर्न डे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट उसको खेलने की तरफ पहला कदम ज़रूर उठाएगा।